बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, ये हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड फेज़ है। आप सब लोगों को पता है, इससे पहले हमने फर्स्ट फेज़ के ऊपर डिस्कस किया था जिसका नाम ग्लाइकोलाइसिस था। आप सब लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे तरीके से समझा, देखा। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो लास्ट प्रोडक्ट थी उसका नाम क्या था? पायरुविक एसिड। इसके हमें कितने मॉलिक्यूल मिले थे? 2 मॉलिक्यूल मिले थे, अगर आप लोगों ने मेरा ग्लाइकोलाइसिस वाला लेक्चर देखा हो तो। और ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हमें ग्लाइकोलाइसिस के एंड में मिलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का एक ऑर्गेनील है, उसके मैट्रिक्स में लेके जाएं। मैट्रिक्स कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल खास सॉल्यूशन है जिसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स पड़े हुए हैं, को एंजाइम्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्मों की प्रोटीन पड़ी हुई हैं जो कि इस पायरुविक एसिड को तोड़ने में मदद करेंगी, इससे मज़ीद एनर्जी हासिल करने में मदद करेंगी। क्योंकि हमने कहा था ना कि जब हम ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कुछ बुक के हिसाब से 40, कुछ के हिसाब से 38 और कुछ के हिसाब से 26 जो है वो मॉलिक्यूल एटीपी के मिलते हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब हमने ख़त्म किया तो हमारे पास टोटल 10 थे और जो टोटल नेट थे वो कितने? 8 एटीपी थे। तो हमने बाकी भी तो लेने हैं ना, तो बाकियों को लेने के लिए इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें, आयंस मौजूद हैं जो कि इस पायरुविक एसिड को मज़ीद तोड़ेंगे और हमें पूरे 40, 38 या फिर 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बना के देंगे। अब जब मैं इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भेजने लगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर इतना स्पेस ही नहीं है कि वो किसी 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके जिसका नाम पायरुविक एसिड है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इस पायरुविक एसिड को 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में चेंज करें और बाकायदे हम इस टॉपिक में चेंज करने वाले हैं। तो पायरुविक एसिड को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड, इसके दोनों मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम एसिटाइल है। ठीक है, इसके हमें फिर कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। ये जो पायरुविक एसिड है इसके 2 मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन के, अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं 2 कार्बन के एसिटाइल वाले 2 मॉलिक्यूल के अंदर। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर इतना स्पेस नहीं है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को आने की इजाजत देती है। अब हमने ये देखना है कि हमने ऐसा क्या किया कि ये जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था ये एसिटाइल वाले 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। हमने जस्ट ये देखना है और ये टॉपिक हमारा दूसरा फेज यहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरा फेज यही था ना, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। फिर थर्ड है क्रेब्स साइकिल, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। भाई ये जो पायरुविक एसिड है जिसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट के तौर पे बने जो कि 3 कार्बन के हैं, इसके साथ हम 2 काम करेंगे। आपने याद रखना है, सबसे पहले तो मैं इसकी करवाऊंगा डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि यहां से मैं एक कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मैं एक मॉलिक्यूल निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो जब कार्बन पायरुविक एसिड के 3 कार्बन में से जब मैं एक कार्बन बाहर निकाल दूंगा तो पीछे कितने कार्बन बचेंगे? 2। ये याद रखना है आपने। तो सबसे पहले मैंने इसके साथ क्या किया? डी कार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड की क्या करवाई? डी कार्बोक्सिलेशन करवाई। एक कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर निकाला। किस फॉर्म में बाहर निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये ब्लड में जाएगी, ब्लड से लंग्स में जाएगी और लंग्स से सीधा आपकी बॉडी से बाहर जाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी तो बनती है लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है। पानी पीछे भी बना के दिखाया था ग्लाइकोलाइसिस में, आगे भी क्रेब्स साइकिल में बना के दिखाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड अभी बना के दिखाइए, आगे भी क्रेब्स साइकिल में बना के दिखाऊंगा कि बाय प्रोडक्ट कैसे बनती है। अच्छा, एक काम तो मैंने इसके साथ किया, डी कार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन से ये बन गया 2 कार्बन वाला जिसका नाम एसिटाइल है। ये तो जान छुटी। इसके साथ दूसरा भी हम काम करते हैं, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। इस पायरुविक एसिड की मैं ऑक्सीडेशन भी करवाऊंगा। आप सब लोगों को पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? प्रोटॉन।
इन इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। ये जो दो प्रोटॉन निकलेंगे इनके साथ ये इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे एनर्जी वाले। ये जैसे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और ये दो प्रोटॉन निकलते हैं तो इनके ऊपर एक को एंजाइम की नज़र होगी। उस को एंजाइम का नाम क्या है? NAD। ये NAD क्या करेगा? इन प्रोटॉन को अपने साथ लगा लेगा और किस एनर्जी कहाँ से लेगा? इन इलेक्ट्रॉन से लेगा। इन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके ये प्रोटॉन अपने साथ लगा के जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा? NADH+H, जो कि 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो याद रखना, आपने पायरिक एसिड के साथ कितने काम किए हैं? 2। एक करवाई आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि हमारा मेन मकसद था। एक कार्बन बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और फिर ये कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल के, जो कि 2 कार्बन के, क्योंकि एक कार्बन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर उसके साथ इस पायरिक एसिड की हमने ऑक्सीडेशन भी करवाई। ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले और प्रोटॉन निकले। इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी। इन बूखों की, ये जो बूखे हैं NAD कोएंजाइम, इनके ऊपर नज़र थी। इसने क्या किया? ये जो 2 प्रोटॉन निकले थे ये अपने साथ चिपका लिए। चिपकाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो इन इलेक्ट्रॉन से ले ली। तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसने अपने पास ले लिए, इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, प्रोटॉन भी अपने पास ले लिए, और क्या बन गया? NADH+H। यानी पायरिक एसिड की आपने ऑक्सीडेशन करवाई और NAD की आपने क्या करवाई? रिडक्शन करवाई। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो पायरिक एसिड एक रिडॉक्स रिएक्शन में जाता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, NAD की रिडक्शन करता है। इस तरह से ये क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन। और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और यहाँ से एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पायरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होता तो एक NADH बनता, लेकिन हमारे पास कितने हैं? पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो NADH के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। एसिटाइल के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल आ गए, 2 कार्बन के। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा तो वो इसे इजाजत दे देगा, लेकिन इसके साथ इसकी एक जो है हम कह लें कि टिकट नहीं है। एसिटाइल जा तो सकता है, जैसे आप स्टेडियम में जा तो सकते हैं, लेकिन आपके पास टिकट भी होनी चाहिए। तो एसिटाइल जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसके पास टिकट नहीं है। तो टिकट लेने के लिए हम इसके साथ एक बंदा इसको टिकट दे देंगे, और उस टिकट का नाम क्या है? कोएंजाइम ए। ठीक है, ये कोएंजाइम ए इसको एसिटाइल के साथ मिला देंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए पूरा बन जाएगा। ये इसको एंट्री में मदद करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाने में मदद करेगा। समझो ये एसिटाइल की टिकट है कोएंजाइम ए। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सल्फर का बना हुआ है, विटामिन B से निकलता है, परेशान नहीं हुआ, पीछे लिखा भी हुआ है। बहरहाल ये बात आपको समझ आ गई। तो पायरिक एसिड का एसिटाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाना ये कहलाता है एसिटाइलेशन। क्लियर हो गया? इसलिए टॉपिक का नाम भी क्या था? एसिटाइलेशन ऑफ पायरिक एसिड। अब ये वो सारी डिटेल लिखी हुई है जो मैं आपको बता के आया हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ले सके। तो पायरिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो एसिटाइल है। पायरिक एसिड के साथ हम 2 काम करवाते हैं, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। दोनों को मिला के कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में प्रोटॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कार्बन निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो पायरिक एसिड है फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल के 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर। इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन जैसे निकलते हैं इनके ऊपर इन बूखों की नजर होती है जिसका नाम NAD है, जो कि कोएंजाइम है। ये आपस में मिल मिला के NADH+H बना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब ये कहता है कि अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे पायरिक एसिड के, इस तरह से हमारे पास NADH के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, और एसिटाइल के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में लेके जाएंगे और इससे मजीद ATP लेंगे। ये कहता है कि एसिटाइल को एंट्री के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में अंदर होने के लिए टिकट चाहिए। टिकट का नाम कोएंजाइम ए है। ये सल्फर का बना हुआ एक कंपाउंड है जो कि विटामिन B से निकलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एंट्री में मदद करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है नाउ एसिटाइल इज रेडी टू स्टार्ट क्रेब साइकिल। अब आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बिल्कुल रेडी है, क्रेब साइकिल में जाएगा और आपको बहुत सारी क्या देगा? एनर्जी देगा। और यहाँ पे मैंने इक्वेशन के जरिए भी आपको समझा दिया। ये फाइनल इक्वेशन है। 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपने दिए, 2 कोएंजाइम दिए और 2
NAD को एंजाइम दिए और उसने आपको क्या बना के दिया, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए के, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 NADH+H के मॉलिक्यूल। अगर हम इसका एनर्जी अकाउंट देखें एसिटाइलेशन का, तो एनर्जी कितनी बनेगी, NADH+H का एक मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर देता है। टोटल कितने बने, 2, तो आप 2 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल NADH 2 बने हैं, एक 3 के बराबर एनर्जी देता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। तो टोटल जो इनडायरेक्ट ATP बने वो कितने बने, 6। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP 10 बने थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल नेट जो है वो 8 बने थे, और एसिटाइलेशन में 6 बने। बाकी जितने बचते हैं वो सारे के सारे क्रेब साइकिल में बनेंगे, लेकिन यहाँ तक का अकाउंट आप लोगों के जहन में लाजमी होना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट समझ आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर ने पायरुविक एसिड के साथ 2 काम किए थे, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। और पायरुविक एसिड का एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाना ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि पायरुविक एसिड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, NADH वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पायरुविक एसिड के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको सारा ATP का अकाउंट में गिनवा दूंगा अच्छे तरीके से। आप इसको पढ़ें, अच्छे से समझें, जहां जो बात समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।